किसी दिन तो मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है कि आज फिर मुझे मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का, सिर्फ ऑडियंस का मज़ा देखो। उन दिनों मुझे कैरेक्टराइजेशन और ये फिल्मों के या एक्टर के या कैरेक्टर के मुझे बहुत ज़्यादा मायने नहीं मालूम थे। हमें ये बस पता था कि कोई कैरेक्टर आपको दिया जाता है, ऐसा करिए कि पब्लिक को मज़ा आ जाए, ऑडियंस को मज़ा आ जाता है। उसी नीयत से हम काम करते रहते थे। राह में खो गई प्यार में तेरे जोगन हो गई, ना जाने किस। महंगाई इतनी ज़रूरी नहीं है, सैयां ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, कि महंगाई सैयां के लिए है। तो मैंने थोड़ा सा बदल दिया कि उसमें था कि सखी सैयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, ये थी धुन। तो मैंने सैयां पे जोर देकर उसको थोड़ा सा बदल दिया कि सखी सैयां। ऑडियंस दूर तक बैठी रहती थी, माई के कादी टंगा होता था, तो दूर तक दिखाने के लिए आपके हाथ अपने आप ही ज़्यादा उठ जाते हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है वो अपने आप ही वो हो जाते हैं। आज तो म्यूज़िक डायरेक्टर पहले ट्रैक बना देगा, फिर गाने वाले को बुलाएगा, फिर सारंगी वाले को बुलाएगा, फिर तबले वाले को बुलाएगा, सब अलग अलग, तो वो सब नज़र आता है। पता नहीं मुझे कितना प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित तो करने चाहिए। और क्या है कि एक तो थिएटर में धन की बड़ी कमी है, सपने अपने कुछ नहीं देखता मैं, बस काम देखता हूँ, और सपने देख के कोई फ़ायदा नहीं। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कला से न सिर्फ थिएटर बल्कि सिनेमा को भी समृद्ध किया, हर किरदार में जान डालकर इसे अमर किया। 15 साल की उम्र से थिएटर को जीना शुरू किया, भूख, गरीबी और अनिश्चितता के बीच अपने सपनों को पंख दिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर बॉलीवुड तक का उनका सफ़र कला के प्रति उनकी अटूट लगन का ही सबूत है। मैसी साहब, लगान, पीपली लाइव, सलाम बॉम्बे, बैंडिट क्वीन, जग्गू की लालटेन, कटहल जैसी कई शानदार फिल्मों में उन्होंने हर भूमिका में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए स्वागत करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल करने वाले, ऑल टाइम फेवरेट चाचा चौधरी और मोस्ट फेमस पंचायत सीरीज के प्रधान जी रघुवीर यादव जी का। रघुवीर जी, शब्द सांची में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रघुवीर जी, इसके पहले कि हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, रघुवीर जी न सिर्फ अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने संगीत और अपनी गायकी के लिए भी जनता के दिलों में बसते हैं। रघुवीर जी भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्हें सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी तब जब सिल्वर स्क्रीन में आए इन्हें शायद सिर्फ 2 साल हुए थे। रघुवीर जी के बारे में हम आपको इतना सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो रुकेगा नहीं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनके बारे में उन्हीं से जानने का खास मौका छोड़ने नहीं वाले। रघुवीर जी, हाल ही में आपने मारे गए गुलफाम नाटक का मंचन किया जी। रेणु जी के लिखे इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बनी है, तीसरी कसम जी, जिसमें राज कपूर जी ने भी अभिनय किया जी। कैसा अनुभव रहा आपका, या कैसी फीलिंग्स आपको आई उस जगह पे ये नाटक का मंचन करते हुए जहाँ कभी राज कपूर की बारात आई थी? एक्चुअली पहले मुझे ध्यान नहीं था, जब यहाँ आए था अचानक मुझे पता लगा कि अरे या तो राज कपूर साहब उनकी बारात आई थी, और ये तो फिर तो मेरा उत्साह और दुगना हो गया, और बड़ी श्रद्धा भाव से तो हमने किया कि ऐसा मौका मिला है तो फिर क्यों इसे जाने दें। तो बस वही था कि हम सबने, सबको जब मालूम पड़ा, हमारी पूरी टीम को तो बहुत एंजॉय किया उन्होंने उस जगह को, और ऐसा मौका मिल जाए तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल जी। 15 साल की जो उम्र होती है वो बहुत परिपक्व उम्र नहीं होती। बिल्कुल। घर छोड़ने का इरादा क्यों किया आपने? थिएटर के लिए या कोई और कारण था? नहीं, थिएटर तो कोई कारण नहीं, मैं म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ रहा, तो मैंने सोचा था म्यूज़िक सीखूंगा। और क्या है कि वो ज़माना ऐसा था कि म्यूज़िक ये वो घर वाले बहुत तवज्जो नहीं देते थे जी। और ये था कि उनको लगता था ये गाने बजाने में लगा रहेगा तो ये बिगड़ जाएगा, कुछ करेगा नहीं। अमूमन हाँ, यही होता है। और मेरा तो बिल्कुल ये था कि इससे बेहतर ज़िंदगी नहीं हो सकती अगर हम म्यूज़िक में जी। तो बस म्यूज़िक सीखने के पहले सीख लो, बाद में देखा जाएगा। अब घर वाले तो यही चाहते कि जल्दी से पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो, शादी करो और बस बच्चे और ये और नौकरी लग जाए, बस
यही था जो परंपरागत चीजें जो होती हैं। परंपरागत, हाँ, मैं उससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता था जी। मैं चाहता था कि मैं कुछ और करूं, क्यों सारे लोग वही कर रहे हैं तो फिर दूसरा है वो क्या करेंगे। तो बस इस इरादे से मैंने देखा कि वहाँ थोड़ी बंदिशें थी, क्योंकि मेरे फादर तो इतना वो उनको बाहर के लोग वो ज़्यादा तंग करने अमूमन लगे यही थे। होता है, आज हाँ, भी ये होता है कि देखो फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, तो जी, हम ज़्यादा हाँ, प्रभावित होते हाँ, हैं दूसरों तो लोगों से। फिर मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने बस अपने मन की सुनी। मैं अपने मन की सुनी कि बेहतर यही है कि चलो रास्ता ढूंढो कि आपको करना क्या है। तो बस निकल पड़ा घर से और सीधा देखिए चाह को राह, पारसी थिएटर मुझे नाटक कंपनी मिल गई। वहाँ मुझे पता लगा कि थिएटर क्या होता है, बस उसमें मैं जुड़ा और 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मेरी ज़िंदगी थी। और खाना बदोशी में जो सीखने मिला है वो मैं उसका बयान नहीं कर सकता। आज भी मुझे वही दिन याद आते हैं कि बहुत बेहतर दिन थे वो, जब हम सीख रहे होते। अमूमन तो लोग घबरा जाते हैं खाना बदोशी में या फाका पस्ती जब रहती है तो उसमें ये रहता है कि परेशान होकर गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को। जी। आपने कहा कि जितने मुश्किलात भरे दिन होंगे उतना ज़्यादा हमको डूबने का मौका और सोचने का मौका मिलता है। जी। कैसा आप महसूस करते हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? इसलिए लगता है कि जब आदमी का पेट भरा होता है, सब कुछ होता है, फिर वो सीखना छोड़ देता है, मेहनत नहीं करता, लेजी हो जाएगा, ये हो जाए, तो मैं उससे बचना चाहता, तो आज ही बचा रहता हूँ मैं। मुझे आरामदेही बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं घर में अगर कुछ काम नहीं किया मैंने किसी दिन, तो मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है कि आज फिर मुझे मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का। तो ये तभी से मेरी आदत पड़ी कि कुछ करते रहिए, हमेशा हाथ पैर चलाते रहिए, तब आपको जीने का मज़ा है। नहीं तो क्या है कि अरे चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इससे मैं थोड़ा सा बचता हूँ और उसी बचने में मुझे मज़ा आता रहा। और बस यही है कि मैंने पाया कि इस दुनिया में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस यही है। तो इसीलिए मुझे वो खाना बदोशी मतलब अभाव बेसिकली कि आपके पास जब चीज़ें नहीं होती और उसके लिए आप मेहनत करते हो। जी। तो ये भी चीज़, अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं है तो उसके तो मेहनत करिए ना। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको अगर थोड़ा सा आ गया तो इसका मतलब आप परिपक्व हो गए, नहीं जी, उसी में ढूंढना पड़ता है कि इसकी और गहराई क्या है, और हर चीज़ बहुत बेहतर हो सकती है अगर हम सही मायने में उस पर काम करना शुरू करें। तो पहले का रघुवीर और आज के रघुवीर में कुछ अंतर पाते हैं आप? पहले का रघुवीर रास्ता ढूंढ रहा था, आज के रघुवीर को रास्ता मिल गया, लेकिन चलना बदस्तूर जारी है। जी, वो तो बैठना नहीं चाहता मैं, वो तो मैं बैठना नहीं चाहता बिल्कुल जी। रघुवीर जी, मुंगेरी लाल के से प्रधान जी, सिनेमा जगत में आपका इतना लंबा सफ़र रहा। मुंगेरी लाल से फिर आप प्रधान जी तक, आपने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी अपनी जगह बनाई। 80 के दशक में भी आप बच्चों, जवानों और बुजुर्गों के फेवरेट थे और आज भी जैन जी के फेवरेट हैं। कैसा जादू है ये पता नहीं, बच्चों से पूछिए। जादू कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि ईमानदारी से ज़मीन पर रह के मैं सीखना और जीना चाहता हूँ। बच्चे मुझे मैंने एक बात पाई कि अगर आप बच्चों को खुश रख लें तो फिर ये बड़े और ये सब उनका कोई वो नहीं, वो फिर अपने आप ही पीछे पीछे चले आएंगे जी। क्योंकि बच्चों में जो, मैं सीखता भी बच्चों से बहुत ज़्यादा हूँ कि जो ईमान, जो उनमें जो सच्चाई जो होती है वो हम बड़ों में नहीं मिल पाती, जितनी ईमानदारी और सच्चाई। और वो सीखते भी उसी नीयत से हैं, उसी श्रद्धा, उसी अक़ीदत से बच्चे भी, कि उनको चीज़ें हमेशा वो तलाश रहती है। वो मुझे बड़ा मज़ा आता है बच्चों को देख के। तो बस वैसे ही मैं चाहता हूँ कि उसी तरह मैं बना रहूँ और बच्चों की तरह सीखता रहूँ, और बस कुछ नहीं, सीधी बात। NSD कैसे पहुँचे आप? फिर आप वहाँ पहुँचे और आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया लाइफ में, मतलब सोचने के नज़रिए में? पहले पारसी थिएटर में फैला हुआ था कि हमारे जहन में सिर्फ ये था कि ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, तो कुछ भी करके हम सिर्फ ऑडियंस का मज़ा देखो। उन दिनों मुझे कैरेक्टराइजेशन और ये फिल्मों के या एक्टर के या कैरेक्टर के मुझे बहुत ज़्यादा मायने नहीं मालूम थे। हमें ये बस पता था कि कोई कैरेक्टर आपको दिया जाता है, ऐसा करिए कि पब्लिक को मज़ा आ जाए, ऑडियंस को मज़ा आ जाता है। उसी नीयत से हम काम करते रहते थे। तो हमें तो वहाँ कहानी बता दी जाती थी पारसी थिएटर में, तो हम रात को नाटक कर देते थे, रिहर्सल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सब बिल्कुल फैले हुए थे हम। जब NSD में हम यहाँ लखनऊ में था उन दिनों, क्योंकि पारसी थिएटर ख़त्म हो गया था, तो मैं लखनऊ आ गया। वहाँ मैं पपेट थिएटर करना शुरू कर दिया था।
तो वो कर रहा, तब मुझे यहाँ का पता लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई है ऐसा संस्थान जहाँ पर कि थिएटर सिखाया जाता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सीखने की क्या क्या सिखाएंगे ऐसा। खैर जी, और लोगों से पता लगा तो फिर हमने फॉर्म भर दिया और इत्तेफाकन वो सिलेक्शन भी हो गया मेरा। वहाँ जाके पता लगा कि भैया हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक डिसिप्लिन होता है। अगर उससे बाहर जाओगे तो कैरिकेचर और मिमिक्री ये सब हो जाएगा। वहाँ फिर सारी चीज़ें, ये थिएटर के बारे में पता लगा और थिएटर स्पेस के बारे में पता लगा, डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीज़ें जो सिर्फ नाटक के लिए नहीं और चीज़ों के लिए भी और ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी होती है कि आप किस स्पेस में रह रहे हैं, किस स्पेस में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किस कोने में बैठे हुए हैं, आपका बाजू का कोना कितना खाली है, आपकी नीयत क्या है कि पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है तो आप कहाँ जाके बैठेंगे, किस कोने में जाके बैठेंगे, या पहली दफ़ा गए हैं उस कमरे में या दूसरी दफ़ा गए हैं। तो ये बड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बारीकियाँ जो ज़िंदगी जीने में जो लगती हैं वो मुझे वहाँ सीखने को मिला मुझे। आपके पास फोक म्यूजिक का एक खजाना है लंबा, महंगाई डायन है, सजनवा है, ललन मोरा है। एक आपका बड़ा फेमस सॉन्ग आया है लम तेरा वाला, बुंदेलखंडी में है। जी। वो गुनगुना दें यदि आप जी जरूर दर्शकों के लिए। अरे हमका जोगनिया बना गए हमका जोगनिया बना गए, अपन जोगी हो गए राजा। हमका जोगनिया बना गए, अपन जोगी हो गए राजा। अपन जोगी हो गए राजा। ना जाने किस राह में खो गई, प्यार में तेरे जोगन हो गई। ना जाने किस राह में खो गई, प्यार में तेरे जोगन हो गई। कैसी लगन लगा गए, अपन जोगी हो गए राजा। क्या बात का जोगनिया बना गए, अपन जोगी हो गए राजा। अच्छा, आपके हर गाने जो हैं लोग अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर लेते हैं, चाहे दिल्ली सफारी का धड़क धड़क हो या फिर कहाँ गए हनुमान जी। ये ऐसे गाने जो हमेशा से सदाबहार रहे आए और लोग अपने मतलब कहते हैं ना जज्ब कर लेते हैं उनको। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो मैं भी जज्ब कर लेता हूँ इसमें। अच्छा, तो ये तो वसूल है कि आप जिस ईमान से काम करोगे वही असर होगा सामने वाले का। तो बस वही कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी काम करूँ उसमें ईमानदारी हो, सच्चाई हो, सच्ची नीयत हो। बस इसी नीयत से काम करता हूँ जी। और महंगाई डायन का आइडिया कैसे आया उस गाने का? वो जो हमारी डायरेक्टर थी तो उनको चाहिए था कि कोई एक ऐसा फोक और महंगाई के ऊपर कुछ हो। तो वहाँ एक मंडली थी तो उनको बुलाया गया, तो उनसे सुना गया। तो 2 लाइन तो वही थी जो उन्होंने गाई। और वो क्या था कि वो महंगाई पे जोर दे रहे थे। मुझसे कहा गया कि आपको गाना है। तो मैंने जब गाना सुना तो मैंने देखा कि महंगाई इतनी ज़रूरी नहीं है, सैयाँ ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, कि महंगाई सैयाँ के लिए है। तो मैंने थोड़ा सा बदल दिया कि उसमें था कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। ये थी धुन। तो मैंने सैयाँ पे जोर देकर उसको थोड़ा सा बदल दिया कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अच्छा, ये था। अच्छा, पारसी थिएटर में आपने काम किया जी। पारसी थिएटर कैसा, मतलब क्या अलग क्या होता है उसमें अन्य थिएटर से? अलग कुछ नहीं होता,
मेरे ख्याल से थिएटर होता है, लोगों ने इसके बारे में संगीत की प्रधानता होती है। जी नहीं, प्रधानता होती है, संगीत की प्रधानता सब में होती है। किसमें, देखिए संगीत ऐसा है कि कहीं कहीं बजता भी नहीं तब भी कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल सही। मुझे संगीत ऐसा बिल्कुल, उससे आप हट के बाहर जा ही नहीं सकते। अभी यहाँ इस कमरे में हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन बातों में भी संगीत होता है। तो ये जो पारसी थिएटर में जो था, तो जो जिस तरह के संवाद हुआ करते थे, जिस तरह के संवादों को बोला जाता था, तो वो संगीत में ही जब बोला जाता था तो उन लफ्ज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। ये नहीं कि संगीत के लिए, गाने के लिए वो लफ्ज़ बनाए गए, तो वो पता लग जाता है। जैसे आजकल की फिल्मों में वही होता है कि गाना पहले धुनें बन जाती, उसके बाद फिर गाना लिखो। दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में। सीरियस संगीतकार अब आजकल थोड़ा विमुख हो रहे हैं, अलग। अरे बहुत बिल्कुल अलग हो रहे हैं। और फिर वो आ गया है क्या, सिंथेसाइजर, उससे और सारा मामला सिंथेटिक हो गया है। तो वो सारा मजा, वो रूह गायब होते चली जा रही है। उसमें ऐसा नहीं था, सारा काम रूहानी हुआ करता था। तो पारसी लोग कहते ज़रूर हैं कि उसमें बड़े बड़े जेस्चर बहुत ये हुआ करते, लेकिन मैं नहीं मानता। कहीं जो भी होता, यहाँ जो कुछ होता था दिल से होता था। उसकी वजह ये है, ये जो बड़े बड़े जेस्चर की ऑडियंस दूर तक बैठी रहती थी, माइक एक आधी टंगा होता था, तो दूर तक दिखाने के लिए आपके हाथ अपने आप ही ज़्यादा उठ जाते हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है वो अपने आप ही वो हो जाते हैं। कैमरा आपके बिल्कुल करीब होता है, वहाँ करके देखिए तो बड़ा बेकार लगेगा। तो ये फ़र्क मैंने देखा। बाकी दिल और वो और रूह और ये सारी चीज़ें वही हैं, जो सेंसिबिलिटी जो होनी चाहिए वही बरकरार है। ये नहीं कि पारसी थिएटर बिल्कुल अलग है, ये थिएटर बिल्कुल अलग है, वो अलग कुछ नहीं है वैसे ही, सिर्फ स्टाइल और वो थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, लेकिन सारी चीज़ें मुझे रूहानी ही लगती हैं। अगर वो नहीं है तो फिर सब नकली सा मामला लगने लग जाता है। जी अच्छा, आजकल म्यूज़िकल प्ले जो हैं वो कम हो गए हैं बनने। जी, कारण आप क्या मानते हैं? इंटरेस्ट को, या डायरेक्टर के ज्ञान, या डायरेक्टर के इंटरेस्ट को, या फिर दर्शकों की संख्या को? जाहिर है जो प्ले कर रहा है उसको ही म्यूज़िक की नॉलेज नहीं होगी इतना, और है बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक डायरेक्टर भी ऐसे आ गए हैं, क्योंकि आजकल मशीनों से म्यूज़िक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ये सब इन चीज़ों से। पहले तो पूरा गाना आपको महीने भर रियाज करना पड़ता था, उसका अभ्यास करना पड़ता, तब कहीं जाके रिकॉर्डिंग पहुंचते थे। आज तो म्यूज़िक डायरेक्टर पहले ट्रैक बना देगा, फिर गाने वाले को बुलाएगा, फिर सारंगी वाले को बुलाएगा, फिर तबले वाले को बुलाएगा, सब अलग अलग, तो वो सब नज़र आता है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। तो अपनी रिकॉर्डिंग करके चला जाएगा, फिर बाद में नहीं वो स्क्रैच बना देते हैं, और फिर आके उससे उसकी धुन भी वो अपनी तरीके से कर देगा। अब आएगा सिंगर, वो एक लाइन गाएगा, फिर कहेगा नहीं यार ठीक नहीं हुआ, ये वाला आधी लाइन ऐसा थोड़ा सा इसको तो आधी लाइन करके आधी लाइन वो। तो ये जो टुकड़े हैं, जज्बातों के टुकड़े, वो फिर उसी तरह जज्बात टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल हो ही जाते हैं, फिर तो होंगे ही। जब आप टुकड़े टुकड़े में करोगे तो वो कहाँ से जुड़ेंगे। हाँ। अच्छा सर, 3 तरह के थिएटर अभी अपने यहाँ हो रहे हैं। एमेच्योर थिएटर की बात करें, हाँ। एक हो गया ग्रांट जो मिलती है थिएटर्स को, हाँ। और एक हो गया प्रोफेशनल थिएटर। जी। तीनों की आज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और तीनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे कर रहे हैं? पता नहीं मुझे कितना प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित तो करने चाहिए। और क्या है कि एक तो थिएटर में धन की बड़ी कमी है। हाँ, और एक ज़माना आया था, ये मेरे ख्याल से 70s के आसपास, जब इब्राहिम अलकाजी साहब का बिल्कुल मंडी हाउस में जो बिल्कुल थिएटर का, वहीं से ज़्यादा थिएटर और भी निखर के, हाँ पनपा और निखर के आया। तो मुझे याद है कि लाइन लगने लग गई थी थिएटर में। बाद में फिर ये टीवी और ये सब, फिर उन्होंने कारखाने खोल लिए, तो फिर लोगों ने अभ्यास करना छोड़ दिया। फिर जो एक्टर आए वो उस तरह के फिर शुरू हो गए कि उनको सीधा जाके लाइन्स याद हो जाती हैं, कुछ याद हो जाए, एक आध नाटक किया और पहुंच गए टीवी में। अगर उनको हो गया तो लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो उनका कॉलर खड़ा हो जाता है कि मैं तो एक्टर बन गया। जबकि ऐसा नहीं है, एक आध काम से कुछ नहीं होता, आपको ज़िंदगी देनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेशा एक्टर का ही है, थिएटर का ही है, और सबसे मुश्किल भी है और सबसे मज़ेदार भी है। अब आप तय कर लीजिए, आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने ये तीनों चीज़ें जब मिलने लगी तो मैंने इसीलिए ये पेशा इख्तियार किया कि मुझे यहाँ तो सब कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने में मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी लेना पड़ेगा।
तो अब जहाँ आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, क्या आप थिएटर इसलिए करना चाहते हैं कि आप फिल्मों में जाना चाहते हैं? अगर इस नीयत से थिएटर करें तो मैं चाहता हूँ ना करें। थिएटर को थिएटर की तरह से करें, एक जिंदगी का एक सलीका है थिएटर में, अगर वो उस पर चलना है तो थिएटर करिए, नहीं तो मत करिए, सीधी बात ये है। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है थिएटर्स को, कुछ मतलब कुछ रेपेट्रीज वगैरह होती हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है इससे कुछ खास फायदा हो रहा है? अब पता नहीं किसको थिएटर की बात करूंगा मैं जी, बिल्कुल थिएटर की ग्रांट उनको दे देते जो उनके पास कोई काम नहीं है तो चलो पैसे आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कमरों में थिएटर हो जाता है, कमरों में कुछ भी उठा के, हाँ वो जो पैसे दिए हैं उनको फिर वो खातों में आ जाते हैं वो और बस उठा कर दे। कुछ लोग ऐसे जो नहीं है उनके पास पैसे, लेकिन बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं थिएटर। तो अगर सरकार को अगर ग्रांट देनी भी है तो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो वाकई सही मायनों में सही नीयत से थिएटर करना चाह रहे हैं। तो फिर थिएटर देखिए क्या हो रहा है कि इसमें खुद में कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी आ जाती है जी। मतलब एक दूसरे की चीज़ें, जैसे थिएटर जो लोग छोटे शहरों की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ टिकट होता नहीं है कहीं पर जी। टिकट लेके लोग थिएटर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो जो एमेच्योर थिएटर है वो बेचारा, उसकी भ्रूण हत्या एक तरह से हो जाती है, वो बेचारा पनप नहीं पाता है जी। जो युवा नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, वो जैसे आपने शुरू में बोला कि घर वाले नहीं चाहते थे कि थिएटर या संगीत करें, उनके साथ भी वही रोजी रोटी की समस्या आती है जी। तो यदि उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो थिएटर पे जाएंगे नहीं और मतलब रंगमंच करेंगे नहीं, और यदि रंगमंच नहीं करेंगे तो रंगमंच उभरेगा कैसे? जी, ये बहुत बड़ा त्याग है इसमें जी। कि मुझे तो 2 रुपए मिलते थे, मेरे कहने के 2 रुपए थे। अब मेरी नीयत थी कि मुझे यही करना है, मुझे यही सीखना। मैंने आगे को नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला। अगर मैं ये देखता कि नहीं भैया इसमें गुजारा नहीं होगा तो मुझे ये काम छोड़ कर कोई ऐसा करो कि जिससे मुझे पैसे आने लग जाएं, ये तो पता नहीं क्या करता मैं। होटल खोल लेता है या पंसारी की दुकान खोल लेता है या वापस चले जाते हैं, कुछ भी कर लेता मैं कि चलो यहाँ तो नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं। वही मेरी नियत। अब ये आपको तय करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट की बात है आपका जी जी। फिर क्या है कि कुछ दिनों आपका इम्तिहान भी होता है कि आप किस नियत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या वाकई वो है। तब फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें वो अपने आप सुलझते चली जाती हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभी मैं, अब बताइए, मैं तो भैंसे चराया करता था, बैलगाड़ी चल, मुझे क्या मतलब ये थिएटर और इससे, और कौन मुझे ये कहेगा कि करिए थिएटर, आपकी कमाई होगी इससे, आपकी दुनिया किसी ने फोर्स नहीं किया आपको। हाँ, आपने अपनी मैं चला, मैं देखते हैं, मुझे भूखा रहना पसंद है। अगर मैं अपनी मर्जी का काम अगर मुझे ना मिले तो भूखा मर जाऊँ, वो है मेरी तो ये नीयत थी। अब सबकी अपनी अपनी नीयत होती है कि आप किस नीयत से थिएटर करना चाह रहे हैं। क्या आप पैसा कमाने के लिए या करके तो देखिए, वो अपने आप आ जाता है पैसा, सच करूँ अपने आप। आप सच्ची नीयत से करके तो देखिए। मैं बस उससे, ये तो 2 रुपये जो 2.5 रुपये जो मुझे रोज के मिलते थे वो तो कहने को पूरे, जब बरसात होती तो ठंडी मिलती थी, भूखे भी रहते जी हाँ। 2-2 4-4 दिन कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मजा आ रहा था। तो मुझे भूख से ज्यादा उस पर मेरा वो था कि इसमें मुझे ज्यादा भूख क्या कर लेगी, मेरा भूख क्या बिगाड़ लेगी। और फिर मिल भी जाता था, और जब मिलता था तो और मज़ा। और जब भूखे रहते तो उस वक्त सीखने का कुछ और वो रहता था, वो सीधा आत्मा में जाता, आपके साथ ही सब कुछ आपके रूह के साथ इन्वॉल्व होता चला जाता है। जी जी। तो बस ऐसे ही है। तो ये तजुर्बे हैं। एक तो क्या है कि ये जो पेशा है थिएटर का या एक्टर का, ये सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए नहीं है, हमको औरों की ज़िंदगियों का जिम्मेदारी जो लेनी पड़ती है। तो औरों की ज़िंदगी आप कैसे सीखेंगे? अगर एक भूखे का आपको किरदार करना है, जब तक आप भूख नहीं देखेंगे तब तक क्या बात है। तो ये तो इम्तहान है ये आपके, कि अगर आपने इस पेशे में कदम रखा है तो भैया झेलिए। फिर अब उस झेलने को आप मज़े से लेते हैं या उस झेलने को तकलीफ में लेते हैं, ये आपकी नीयत है। तो मैंने तो बस यही, मैं तो सीखने की नहीं, चलो ये भी सीख ही रहे हैं। अच्छा, आप कुछ फोक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते भी हैं शायद,
हम मैं ऐसे ही कुछ बजाते रहते हैं। क्या बजाते हैं? फोक क्या है, मेरे पास फ्लूट है, वो तो बनाता भी रहता हूँ। फ्लूट, हाँ, मैं यही भी सुना है, फ्लूट आप बनाते भी हैं। जी हाँ, तो वो तो कहीं जंगल वंगल में कहीं बांस काट के ले आता, अपनी तरह से कुछ इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। तो खाली समय में आप पेंटिंग्स भी करते हैं क्या? नहीं, पेंटिंग्स तो नहीं की, क्योंकि शायद नहीं कर पाया, या वो पहले कभी कुछ किया होगा, लेकिन म्यूजिक और इसमें इतना कुछ है कि अब पेंटिंग के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। हाँ, ये बात। हाँ, लेकिन मेरे पेंटर वैन गॉग मेरे फेवरेट रहे। उनकी ज़िंदगी से मैंने बहुत सीखा। हाँ। और उन्हीं की ज़िंदगी से मुझे ये सबक मिला कि ये जो भूख वो कुछ मायने नहीं रखती, अगर आपकी नीयत जो काम करने में सही मायने में आप उस पर तुल जाएं तो फिर ये मैंने वैन गॉग की जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ वाकई वो तो बिल्कुल दीवाना था अपने काम में। तो जब तक आपके अंदर जुनून दीवानगी नहीं होगी तो आप कोई काम बेहतर नहीं कर सकते, वो कोई भी काम हो। चाहे आप खाना पकाइए, अगर दीवानगी से जुनून में नहीं पकाएंगे तो बेहतर नहीं पकेगा। झाड़ू लगाइए, सफाई करिए, वो उसमें भी अगर आपकी दीवानगी नहीं होगी तो आप ऐसी चीज़ यहाँ की ज़्यादातर उठा के वहाँ रख देंगे कि उसका जो सही कोना है उस चीज़ का वहाँ पे नहीं रखेंगे आप। तो यही है कि हर चीज़ में जब तक आपकी ईमानदारी नहीं होगी, दीवानगी नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। तो ये दीवानगी जुनून लाना पड़ता है। रतन टाटा जी ने भी कहा है कि अपने काम को पेशा मत बनाओ जी, अपने काम को एक जुनून बनाओ। जुनून बनाओगे तो आप उसमें सफल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, खाली समय में क्या फिर करना पसंद करते हैं? यही तो सब, बस यही म्यूजिक, किताबें और यही सब, इन्हीं सब में लगा रहता हूँ। अच्छा, पंचायत सीरीज में बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स हैं और लौकी वाला था शायद उसमें। हाँ, पंचायत उसमें लौकी वाला था। वो इम्प्रोवाइज किया था या सेम ऐसा ही? अच्छा, कुछ तो एक तो क्या है कि करने के बाद मुझे पता नहीं लगता है इम्प्रोवाइज था या क्या था, उस वक्त कर देते हैं। उस वक्त जो आ जाता है वो किताबों का जो स्क्रिप्ट होती है उसमें तो जो लिखा जाता है उसके भी इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप ही हो जाती है, वो पढ़ते वक्त मेरे जहन में आ जाता है तो इम्प्रोवाइज हो जाता है। तो मैं कभी नहीं कहता नहीं ये जो था ये लिखा हुआ था, ये मेरा इम्प्रोवाइज किया हुआ था, ये कुछ नहीं। ये सब कुछ लिखा ना गया हो, स्क्रिप्ट में ना हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द होता है जो महसूस हो जाता है। अब वो महसूस की हुई चीज़ मैं कर देता हूँ, वो इम्प्रोवाइज हो जाता है, या जब कहने दीजिए, मुझे तो लगता है कि उसी में नज़र आता है मुझे। थिएटर में तो अपन थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, हाँ, लेकिन फिल्म में उतना मतलब परमिशन रहती है इम्प्रोवाइज करने मेरे लिए सब परमिशन निकाल ही लेता हूँ मैं, परमिशन कर दिया, बाद में देखा जाए। श्याम बेनेगल उनके साथ वो तो खुला छोड़ देते, खुला छोड़ने वाले कोई बताने आता था राइटर, वो उनके तो बताएं तो मना कर देते कि दूर रहे, उसको करने दो। सही बात है। तो वो कमाल की शख्सियत, जी। प्रदीप कृष्ण, श्याम बेनेगल, शेखर कपूर, ये लोग, इनके साथ काम करके जो मुझे जो छूट मिली है वो मैं बयान नहीं कर सकता। जी, पंचायत में प्रधान जी बने आप, सब लोगों को खूब हंसाया आपने। सेट पर भी कुछ ऐसा वाकया हुआ जिससे जो आपको याद हो या हंसी मजाक हो, इस तरह का कुछ? ये तो होते ही रहते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई याद हो और मैं बताने लग जाऊं। वो पूरा माहौल ही उसी हंसी मजाक का, मैं बहुत ज़्यादा परेशान और उस तरह के माहौल में काम नहीं कर पाता, तो हम सब हंसी मजाक में सब होता रहता था। ऐसा कोई ख़ास वाकया तो नहीं है, सारे वाकये ही खास थे हमारे लिए। आपको आपकी फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, बेस्ट एक्टर के आपको इतने अवार्ड मिले जी। आपको अपना किरदार सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो मत कहिए, अच्छा तो लगे लेकिन सबसे अच्छा भी नहीं लगे। अच्छा, हाँ। क्योंकि फिर जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, उसमें एक था द फूल, बैरी जॉन ने एक प्ले किया था द फूल, वो मुझे मेरे बहुत करीब है, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये फील्ड के कई रास्ते उसमें नज़र आए। मैसी साहब मेरी फिल्म थी वो, क्योंकि पहली फिल्म थी, तो उसमें काम करते हुए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो क्या, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था वो मुझे आदमी याद रहता है, सलाम बॉम्बे, तो ऐसी कुछ फिल्में हैं कि, और वो फिल्में जो है यूँ कर दो तो उसमें फिर मुझे याद नहीं रहता, मैंने कहा चलो कर दी तो कर दी, मेरा वो होता है।
तो जिन फिल्मों में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी वो मुझे, रमन राघव भी मैंने किया है, तो हालांकि वो रिलीज़ नहीं हुआ, 92 में किया था, उसको भी करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया था। तो ऐसे कुछ हैं काम जो याद आ जाते हैं कि वो करते हुए बड़े मज़े आए थे, लेकिन ये कि बहुत बेहतर मैंने कर दिया कि उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। आगे तो उससे बेहतर भी हो सकता हमेशा हो है, सकता है। संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि लेनी भी नहीं चाहिए, नहीं हाँ, तो तरक्की रुक मिलती जाती नहीं, है। मुझे मिलती नहीं। ऐसा कोई रोल दिमाग में या ऐसी हसरत है कुछ कि हमको ये रोल करना है? नहीं, ऐसी कोई हसरत नहीं। हसरत तो कुछ नहीं है। हसरत को मैं अगर पाल लूँ तो फिर ऐसा लगता है कि बेईमानी करने लग जाऊंगा, दूसरे रोलों को काम दूसरा कर रहा, हसरत कहीं और जा रही मेरी, तो वो मैं नहीं चाहता। जो है उसी को उसी हसरत से कर देता हूँ कि हाँ शायद यही है। अच्छा, आपकी जर्नी इतनी लंबी रही, करोड़ों लोगों को आपने इंस्पायर किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कितने पूरे हुए? वो कहाँ पूरे होते और नहीं, सपना तो मैं देखता भी नहीं, वो तो मुंगेरी लाल के वक्त ही ख़त्म हो गया, तभी समझ आ गया था। तो सपने अपने कुछ नहीं देखता मैं, बस काम देखता हूँ, और सपने देख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस ये है कि सपने देखता हूँ म्यूज़िक और इन सारी चीज़ों के, कि काश मैं उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ, बस यहीं खोदता रहता हूँ, यहीं डूब, तो उस गहराई को मैं पाना चाहता हूँ, उस था को पाना चाहता हूँ कि वहाँ पहुँच जाऊँ। बाकी तो और कुछ इस तरह के सपने अपने नहीं आते। युवाओं को कोई संदेश जिनसे उनकी राह कुछ आसान हो, जो विशेष तौर पर बहुत आसान सा राह उनको अगर आसान करनी है तो वक्त ज़ाया ना करें, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि वक्त ज़ाया करना ही दुश्मनी है अपने आप से। और अपने आप को पहचाने, ईश्वर ने सबको दिया है, अपने हुनर को पहचाने, समझें, उस पर काम करें, बस यही है। रीवा में आपका अनुभव और रीवा वासियों के लिए कोई संदेश? बस बुलाते रहिए, आता रहूँ मैं, बस यही प्यार। कैसा अनुभव रहा रीवा में? बड़ा अच्छा लगा। 2 दिन आप रुके यहाँ पे? जी 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 जी। दर्शक तो अभी 2 दिन, सिर्फ ऐसा लगे सिर्फ 2 दिन, तो मैं सिर्फ को हटाना चाहता हूँ। अच्छा। सिर्फ 2 दिन ना रहें। अच्छा, कई दिन रुके हैं? जी जी। तो रीवा वासी भी निश्चित तौर पे चाहेंगे कि आप बहुत दिन रुकें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे इंटरव्यू खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब समय की भी बाध्यता है, और आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला। चलते चलते चाहेंगे कि महंगाई डायन आप सुना दीजिए। जरूर सुना दूंगा। सैया रे सैया रे सैया रे सैया रे सैया। ओ सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। और उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे हर दिल अजीज़ रघुवीर यादव जी, जिन्होंने आज हमारे साथ स्टूडियो में एक अच्छा समय बिताया। इनसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप जब इंटरव्यू सुनेंगे या सुन रहे होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। शब्द सांची कोशिश करता रहता है कि इस तरह की शख्सियत आपसे रूबरू हो, आपके पास आपके सामने हम उनको लेकर आएँ, उनसे बातचीत करें, ताकि उनकी लाइफ से आपको भी सीखने को मिले, उनकी लाइफ को करीब से जानने का भी आपको अवसर मिले। अगले किसी शख्सियत को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।